ओके। हेलो एवरीवन। आज हम चल रहे हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के दूसरे लेक्चर में। पहला लेक्चर हमने जो किया था उसमें जितनी भी चीज़ें थी हमने ऑलमोस्ट 50% ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हम चल रहे हैं हमारा जो दूसरा लेक्चर है जिसमें हम शुरू कर रहे हैं अपनी बात प्रिंसिपल से। एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किन किन प्रिंसिपल्स का हमें ध्यान देना होता है, ये हम देखते हैं। हमारे जो अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिस्टम में फॉलो करना होता है। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। हम जब तक एक लक्ष्य लेके नहीं चलेंगे कि हम अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, हम अपने प्रबंधन लेखांकन की जो इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं वो किस लिए चाह रहे हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हम पॉलिसीज को बदलना चाह रहे हैं, क्या हम नई तरह के सिद्धांतों को बिजनेस में लाना चाह रहे हैं, नए नियम कानून लाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यानी एक उद्देश्य होना चाहिए जिस उद्देश्य के लिए मैनेजमेंट इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करेगा। दूसरा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन या नीति निर्माण। अभी जैसा भी मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। क्या हम अपनी बिक्री बढ़ाना चाहते हैं, क्या हम नए एम्प्लॉयज, नए लोगों को लाना चाहते हैं, क्या हो सकता है हमारा अभी तक पूरा सिस्टम मैनुअल था, अब हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करना चाह रहे हैं, एआई का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कहा गया है जो सबसे मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है, कंपनी ये जानना चाहती है कि क्या वो जिन पॉलिसीज पर काम कर रही है वो पॉलिसीज उसको सर्व कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, वो पॉलिसीज उसके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन या समन्वय। हमारी जो भी फर्म्स काम कर रही हैं, क्योंकि एक संस्था अलग अलग विभागों से बनती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करनी होती है। जब तक परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट को ये नहीं पता रहेगा कि हमें कितने यूनिट्स, परचेज डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये नहीं पता रहेगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितने यूनिट, कितनी क्वांटिटी चाहिए रॉ मटेरियल की, कि वो अपने काम को कर सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का सिद्धांत, कि किस तरह से बिजनेस आपस में समन्वय बना के चल सकते हैं। दूसरी बात इसमें हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस अलग अलग लेवल पे काम करता है। अलग अलग लेवल पे काम करने का मतलब है यहाँ पे एक हायरार्की, एक स्केलर चेन होता है। स्केलर चेन यहाँ की यानी कि यहाँ हमारा लेवल 3 है अलग, तो यहाँ पे हमारा लेवल 1 आता है जहाँ पे हमारे टॉप मैनेजर्स बैठे होते हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे होते हैं, और यहाँ पे हमारे सबॉर्डिनेट बैठते हैं जो ग्राउंड रियलिटी में काम को देख रहे हैं, काम को समझ रहे हैं और अपने कंज्यूमर से 1-to-1 कांटेक्ट मेंटेन किए हुए हैं। अगर इस पूरे चेन में कहीं भी कोई एक लेवल भी पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया तो कंपनी का नुकसान होता है। यहाँ पे जब लोग कंपनी से पहले अपने लक्ष्य को पूरा करने लगे, अपने फायदे को सोचने लगे, ऐसी कंपनी, ऐसी संस्था, कोई भी संस्था, पार्टनरशिप भी हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, ऐसी संस्था लंबे समय तक काम नहीं कर सकती। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल यहाँ पे जो बात करता है वो ये कहता है कि हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मतलब उन कॉस्टिंग जिसके थ्रू हम ये इंश्योर करते हैं कि किस यूनिट में कितना रॉ मटेरियल यूटिलाइज किया जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है। बजटरी कंट्रोल, बजट में जो नियंत्रण करना है, पिछले समय हमारा बजट कैसा था, इस समय हमारा बजट कैसा है, और स्टैंडर्ड यानी कि अनुमानित परिणाम, हमें ये जानना होता है कि क्या परिणाम आएंगे, किन परिणामों के थ्रू हम क्या चीजों को हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल। आगे चलते हैं, हमारा दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन या प्रेरणा का सिद्धांत। किसी भी संस्था में जब कोई काम करता है, जो उसका कर्मचारी होता है, एम्प्लॉय होता है, वो दो तरह के सिद्धांतों के थ्रू प्रेरित होता है। सबसे पहला होता है मॉनेटरी, जहाँ पे वो सैलरी, पैसे जो उसको कंपनी से प्राप्त हो रहा है उसके थ्रू काम करता है। और जो दूसरा होता है वो होता है उसका जो पर्यावरण है, वर्क एटमॉस्फेयर है, उसका वर्क एनवायरनमेंट है, वो कैसे काम करता है।
तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन या प्रेरणा का सिद्धांत क्या बोलता है, हमारे दो संसाधन हैं यहाँ पे, एक जो वित्तीय रहेंगे कि हमें, और वो सबसे मुख्य होता है, सबसे पहली चीज हम अगर कहीं भी जॉब करने जाते हैं, कहीं भी हम रोजगार लेने जाते हैं, तो हम देखते हैं हमको मिल कितना रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज होता है हमारा सराउंडिंग कैसा है, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हम कैसे लोगों के बीच में बैठकर काम कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन मैनेजमेंट को यहाँ पे इंफॉर्मेशन, अच्छा यहाँ पे क्योंकि अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं तो जाहिर है हम यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स की बात कर रहे हैं, हम पैसे की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति जो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो कैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे मोटिवेटेड रह सकता है, क्या वो अपनी सैलरी से संतुष्ट है, नहीं है, ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं इसमें। छठा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस, विश्लेषण एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा का विश्लेषण और डेटा का व्याख्यान करना। जो इंफॉर्मेशन, जो सूचनाएं हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू प्राप्त हुई हैं, उन सूचनाओं का किस तरह से इस्तेमाल करना है, और ज़रूरी नहीं है कि उनमें सारी की सारी सूचनाएं ही हमारे काम की हों, चयनात्मक रूप की होती हैं, सेलेक्टिव नेचर की होती हैं, यानी कि उनमें से काफ़ी ऐसी सूचना हो सकती है जिनका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, तो उस सूचना को डिस्कार्ड कर देना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें उन सूचनाओं से यहाँ पे मतलब पड़ता है जो मैनेजमेंट को निर्णय लेने के लिए समर्थ कर सके। सेवेंथ होता है हमारा, सातवां है संगठन का सिद्धांत या ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल, जहां यहाँ पे वही बात कही गई है जो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में कही गई थी कि ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट किसी ना किसी एक्टिविटी पे होता है। अगर मैनेजमेंट एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर रहा है, अच्छी तरह से संगठन नहीं कर रहा है, व्यक्तियों का टाइम गैप है, काम एक डिपार्टमेंट काम समय से पहले पूरा कर दे रहा है, बाकी डिपार्टमेंट उस काम को करने के लिए इतना समय ले रहा है कि आपका कस्टमर आपके कंपेटिटर पे शिफ्ट कर जा रहा है, आपका जो दूसरा मार्केट में जिससे कंपटीशन है उसके प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट कर जा रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे मेन होता है टाइमिंग, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं अपने काम को किस टाइमिंग पर देती हैं, वो आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का सिद्धांत। कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल यानी कि वो प्रिंसिपल जिसमें हम अपने जितनी भी पॉलिसीज, यानी कि जितने भी हमारी नीतियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, कार्यक्रम हैं, जितना भी है, उनको हम अपने डिपार्टमेंट्स तक पहुंचा सकें और ये इंश्योर करें कि टॉप टू बॉटम जितने भी एम्प्लॉयज हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं वो इनको बहुत ही पूर्ण रूप से फॉलो करें। अगर एक व्यक्ति भी इसमें ढिलाई बरतेगा, कंपनी के जितने सिद्धांत और नीतियों को फॉलो करने में जितनी ढिलाई व्यक्त करेगा वो व्यक्ति, ऐसे में क्या होगा, बाकी लोगों में भी एक गलत मैसेज जाएगा और बाकी लोग भी उन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे। नियम बनेगा तो सबके लिए बनेगा ना, एक व्यक्ति के लिए तो बनेगा नहीं, वही चीज यहाँ पे बोली गई है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग। आप जो निर्णय ले रहे हैं उस निर्णय का कोई ना कोई आधार होना चाहिए, किस आधार पे आप कोई निर्णय ले रहे हैं, और जाहिर है ये निर्णय आपने पास्ट में, अतीत में क्या गलतियां की, क्योंकि किन पॉलिसीज को आप लेके चले, कौन सा सिद्धांत ने आपको नुकसान दिया, कौन से सिद्धांतों ने आपको फायदा दिया, वो सारी चीजें रैशनल डिसीजन मेकिंग या तर्क संगत निर्णय लेने में काम आती हैं। तर्क संगत यानी जिसमें तर्क हो, जिन निर्णयों के पीछे एक तर्क काम कर रहा है, क्योंकि ऐसा हुआ था तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम कुछ और करके देंगे, तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग। आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ बात करते हैं इंस्टॉलेशन, जो कि हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट कौन होता है। हमने जान लिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, हमने जान लिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम कैसे करता है। अब हम जानेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट कौन होता है, या प्रबंधन में जो लेखाकार है वो प्रबंधन लेखाकार क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल प्रबंधन कर रहा है,
जो कि कंपनी के टॉप पे बैठे लोग हैं। एक व्यक्ति कोई होगा ना, एक पोजीशन कोई होगी ना जो इस इंफॉर्मेशन को उन तक पहुंचा रही होगी। एक व्यक्ति होगा जिसका काम ये है कि इतनी जितनी इंफॉर्मेशन और जितने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है, उन बुक्स ऑफ अकाउंट से मैनेजमेंट के काम की जानकारियों को निकालें। इसी को हम कह रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी कि वो व्यक्ति जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बैठ रहा है, निदेशक मंडल के साथ बैठ रहा है। निदेशक मंडल यानी कि कंपनी के वो लोग जो कंपनी को एग्जिस्टेंस मिला है, कंपनी के टॉप पीपल, उनके साथ ये व्यक्ति बैठ रहा है। और वो करता क्या है, ये व्यक्ति एक टीम होती है, इनकी टीम नहीं भी हो सकती, पर हमारे थ्योरी में ये कहा गया कि एक टीम होगी जिसमें एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट होगा, मतलब सीए होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग होगा, और अकाउंट्स के अलग अलग लोग होंगे। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये किसी भी संस्था में इंफॉर्मेशन, जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है अकाउंटिंग की, उसमें से उस इंफॉर्मेशन को निकालते हैं जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है, पॉलिसीज को बनाने के लिए यूजफुल है। तो ये काम जिस व्यक्ति द्वारा किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला है इंस्टॉलेशन एंड सुपरविजन ऑफ ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इंस्टॉलेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब किसी संस्था को अगर अपने संस्था में प्रबंधन लेखांकन का काम शुरू करवाना है तो वो कुछ स्टेप्स को लेकर चलेगा, उसकी एक पूरी प्रक्रिया चलेगी जहाँ पे वो एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट रखेगा, उसकी एक पूरी टीम रहेगी जहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रहेगा, एक कंपनी सेक्रेटरी भी रहेगा, एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी रहेगा। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपका कंपनी का दायरा कितना बड़ा है, कार्य क्षेत्र कितना बड़ा है, कंपनी का टर्नओवर कितना है। टर्नओवर यानी कि वो कितना मुनाफा कमा रही है एक साल में। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो कही गई है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सही तरह से इंस्टॉल यानी कि सही तरह से उनकी स्थापना की जा रही है, सही तरह से उनको रखा जा रहा है कि अगर आज के डेट में भी हमें 5 साल पुरानी एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को निकालने की जरूरत पड़ गई तो हम उसको कर पाए। दूसरी चीज यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में बात की गई है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में बात करने का क्या मतलब है, यहाँ पे कैसे हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को तैयार करेंगे, किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए, और कैसे उनकी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यूअस ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। अगर कंपनी इतनी बड़ी है कि उसके ट्रांजैक्शन एक दिन में नहीं निकाले जा सकते हैं मैनेजमेंट के काम के लिए, और मैनेजमेंट का जो काम होता है ना वो एक दिन का नहीं होता है। एक दिन का जो ऑडिट है, काम है, वो तो हम बाहरी लोगों के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे तो जो हम काम कर रहे हैं कंपनी अपने लिए ही कर रही है, अपने प्रबंधन के लोगों, प्रबंधन में बैठे लोगों के लिए कर रही है। तो इसमें कंटिन्यूअस ऑडिट चलता है, देखा जाता है कि क्या अगर अभी भी हमारे पास समय है, कोई एक पॉलिसी हमने ला दी जो पॉलिसी पूरी तरह से नुकसान पहुंचा रही, तो क्या अभी भी हमारे पास समय है उस पॉलिसी को बदलने का। और कंपाइलेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कितना कॉस्ट केवल प्रोडक्ट को बनाने में लग रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट, और कितना कॉस्ट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में मतलब कस्टमर्स तक पहुंचाने में लग रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, बनाने तक की जितनी जर्नी है, बनाने तक का जो भी कार्य है वो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट में आता है। बनाने के बाद उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, चाहे गुड्स को पहुंचा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सारा किस में आता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आता है। अब हम आते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है कंट्रोलर। कंट्रोलर यानी कि नियंत्रक। नियंत्रक कौन व्यक्ति होता है, हमने मैनेजमेंट अकाउंटेंट की बात की, हम कंट्रोलर की बात करते हैं। लिखा है नियंत्रक किसी व्यवसायिक संगठन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जाहिर है नियंत्रक की स्थिति किसी व्यवसायिक संस्था की प्रकृति और आकार पर निर्भर करती है। संस्था जितनी बड़ी रहेगी उतना ही ज्यादा काम संस्था में कराना रहेगा। जितनी बड़ी संस्था है
कंट्रोलर का काम उतना टफ हो जाता है। कंट्रोलर कौन होता है? जब हम स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में जितनी भी प्लान्स ला दिए गए हैं और जितने भी प्लान्स पे कंपनी काम कर रही है, क्या जो प्लान्स ऊपर फॉर्म किए गए, नीचे वाले जितने भी ग्राउंड रियलिटी पे हमारे सबऑर्डिनेट हैं, क्या उन प्लान्स को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? ये सारा कुछ किस में आता है? ये सारा कुछ किसके ड्यूटी के क्राइटेरिया में आता है? किसके कार्य क्षेत्र में आता है? कंट्रोलर में आता है। क्या लिखा गया है एक बार ध्यान से देखेंगे अगर हम, कंट्रोलर हु ऑल्सो performs the duty of a management accountant while being organizations hold a chief position in financial advisor who controls and direct the financial activity। या फिर संगठन प्रबंधन लेखाकार के कर्तव्यों का भी पालन करता है, जबकि बड़े संगठनों में वो वित्तीय सलाहकार का मुख्य पद रखता है। सभी वित्तीय गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। नियंत्रक के मुख्य कार्य इस प्रकार है, क्या है अभी हम देखेंगे। यहाँ पे एक चीज कही गई है जो ध्यान रखने वाली है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो भी कंट्रोलर की भूमिका में हो सकता है क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट को भली भांति पता है कि कंपनी में क्या चीजें चल रही हैं और क्या चीजें कंपनी के हित में काम करती हैं। तो ऐसे में हमारा जो कंट्रोलर है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हो सकता है। ये देखिए क्या करता है, वो सबसे पहले जितनी भी वित्तीय गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण रखता है और निर्देशन करता है। मतलब केवल हमें उस पर कंट्रोल नहीं करना है, हमें ये भी बताना है कि इस चीज का कहाँ पे उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरी चीज है, प्रबंधीय लेखांकन सूचनाओं की व्याख्या और उपयोग को बताता है, इंटरप्रेट करता है उसको, उस व्याख्या को, और उसके बाद उसका इस्तेमाल करता है मैनेजमेंट के लिए। कलेक्शन ऑफ डेट ड्यू टू बिजनेस कंसर्न। कलेक्शन ऑफ डेट का यहाँ पे क्या मतलब है? जो ऋण हो गए हैं, जो कर्ज हो गए हैं, लोन हो गए हैं, चाहे लोगों का कंपनी पे है चाहे कंपनी का लोगों पे है, उसका काम ये होता है कि दोनों ही साइड से जो लोन्स हैं, चाहे वो लाइबिलिटी है चाहे वो एसेट है, उसको क्लियर कराने का। सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स मेड अगेंस्ट द बिजनेस कंसर्न। बिजनेस के लिए अगर कोई भी केस चल रहे हैं, कोई भी मुकदमे चल रहे हैं, उन मुकदमों को जल्द से जल्द रफा दफा करना, मतलब खत्म करना। जो भी चीजें हैं, अगर हमारी कंपनी के ऊपर दायित्व आया है, कंपनी अपना फाइन पे करके उन चीजों से निकलना, क्योंकि लंबे समय तक अगर कोई कंपनी कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसी रह गई तो ये चीज कंपनी के इमेज को भी काफी नुकसान करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना तो खैर सीए का काम है। यहाँ पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के बताएंगे क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जा सकती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। और अंतिम है परिचालन बजट या ऑपरेटिंग बजट बनाना, यानी डे टू डे बिजनेस के क्या खर्चे हैं उनको बनाना। आते हैं हम अब हमारे अंतिम टॉपिक पे। इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है ट्रेजरर कौन होता है। ट्रेजरर या ट्रेजर जनरली हम अगर अमेरिकन इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं तो इसको ट्रेजरर कहते हैं, और अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश जो इंडिया में चलती है इसे ट्रेजरर कहते हैं। एनीवेज दोनों ही सही है, आप ट्रेजरर कह सकते हो, आप ट्रेजरर कह सकते हो, आप कुछ भी ना कहना चाहिए, आप कोषाध्यक्ष कह सकते हैं। कोषाध्यक्ष कौन होता है? ये वो व्यक्ति होता है जो धन की देखभाल और देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। बिजनेस में जो भी पैसे आ रहे, हाँ ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट के अंडर आएगा, उसके टीम में रहेगा ये व्यक्ति। और अगर कंट्रोलर भी कोई और व्यक्ति है, जो भी हमने पिछला पढ़ा कंट्रोलर, अगर वो भी कोई और व्यक्ति है तो वो भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट की टीम में ही आएगा। तो यहाँ पे धन की देखभाल करता है और उसकी देखरेख के लिए जिम्मेदार हो सकता है, यानी कि ही इज द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द ट्रेजरी ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। वो व्यक्ति जो बिजनेस कंसर्न में जो ट्रेजरी चल रही है, बिजनेस कंसर्न का जो खजाना है, जहाँ पे पैसे आ रहे हैं, ग्राहकों के पैसे आ रहे हैं और जहाँ से पैसे जा भी रहे हैं जरूरत के लिए, उसका पूरी तरह से उसका पूरा काम ही ये है कि जो रेवेन्यू अर्न हुई और जो खर्चा हुआ उनके बीच में कहीं किसी तरह का फ्रॉड ना संभव हो, कहीं किसी तरह की धोखाधड़ी ना संभव हो। क्या क्या फंक्शंस होते हैं ट्रेजरर के? देखिए, सबसे पहले जो बिजनेस के वित्तीय कार्य हैं उन पे पूरी तरह से नियंत्रण रखना, कहीं से भी किसी भी तरह की, क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा है तो इस पैसे को गलत तरह से इस्तेमाल ना किया जाए। टैक्स अकाउंटिंग यानी कर लेखांकन, सही तरह से टैक्स की पेमेंट की जा रही हो। अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो होते हैं उनका सही तरह से विश्लेषण किया जा रहा हो। एनुअल जनरल मीटिंग में जब कंपनी अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रख रही है तो उनको सही तरह से रखा जा रहा है। कैपिटल कहाँ से आ रहा है, कैपिटल कहाँ को जा रहा है,
और इन्वेस्टर निवेशक संबंधों की सुरक्षा, ये भी किसकी जिम्मेदारी होती है? ट्रेजरर की जिम्मेदारी होती है। हमने यहाँ पे फंक्शंस की बात कर ली, और अगर हम ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है ड्यूटीज हमारे इस पीडीएफ में छूट गया है, तो ड्यूटीज में आपको याद रखने के लिए केवल 4 चीजें हैं। सबसे पहली चीज ये है ड्यूटी में याद रखने वाली, कि यहाँ पे जो हमारा ट्रेजरर होता है उसको डेली रिकॉर्ड्स रखने होते हैं। डेली रिकॉर्ड्स यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं, जो भी लेन देन किया जा रहा है, उनका डेली रिकॉर्ड उसको मेंटेन करना होता है। दूसरा काम होता है वो एनुअल जनरल मीटिंग में बैठता है, जो एजीएम होती है, यानी जो कंपनी की हर 12 महीने पे मीटिंग होती है, उस एजीएम में वो बैठता है। और उस एजीएम में ट्रेजरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी पैसे के लेन देन बिजनेस में किए गए हैं, उन लेन देनों के बारे में एक पूरा चिट्ठा रख देना, जिससे ये साफ हो कि अगर हमने पब्लिक का पैसा लिया है तो हमने उसको कहाँ यूटिलाइज किया है। तीसरा काम होता है ट्रेजरर का, कि जब एक ऑडिटर आ रहा है बाहर से, एक सीए आ रहा है बाहर से, उसको देखिए, चाहे हमने कंट्रोलर की बात की, हमने ट्रेजरर की बात की, हमने मैनेजमेंट अकाउंटेंट की बात की, हमने कंपनी में काम कर रहे सीए की बात की या सीएस की बात की, ये सारे ही इंटरनल चेक क्या होता है? कंपनी का इस्टेब्लिश किया गया अपना ही जो ऑडिट रिपोर्ट्स को साल भर वो ऑडिटिंग करते हैं, उसकी इंटरनल चेक होती है। फिर वो ऑडिटर आता है बाहर से, ये टीम होती है एक जो ऑडिटर की सहायता करने को लेती है। अगर आपने ऑडिट का पहला लेक्चर देखा होगा तो इंटरनल चेक मैंने काफी डिटेल में बताया है बीकॉम 6 सेमेस्टर में ही। तो यहाँ पे वो ऑडिटर की टीम के साथ पूरा कोऑपरेशन करता है। और चौथी बात होती है, वो इन रिजल्ट्स को मैनेजमेंट तक, मतलब जो भी उसने परिणाम निर्णय ड्रॉ किए हैं, उस इंफॉर्मेशन से उनको मैनेजमेंट तक देने का काम करता है। तो ये हो जाता है ट्रेजरर का काम। अब ये चैप्टर एक तरह से कंप्लीट है, सारा कंप्लीट है, मगर एक छोटी सी डिटेल टॉपिक है जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे जरा इंस्टॉलेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि लेक्चर के दौरान एक दो जगह मुझे ये चीज लगी कि इंस्टॉलेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग से थोड़ा सा ध्यान हमें एक बार और देना चाहिए। सबसे पहला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा जो सिस्टम है वो आप कैसे इंस्टॉल करते हो अपने बिजनेस में, यही बताएंगे। पहला स्टेप होता है मैनुअल फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी ड्राफ्टेड, मतलब किन चीजों का ध्यान रखना है मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, मैनेजमेंट अकाउंटेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनके जो पावर्स हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, अधिकार हैं, दायित्व हैं, उन सारे को लिस्ट करना यहाँ पे लिखा गया है। दूसरा है हमारा अलग अलग स्टेटमेंट और रिपोर्ट को किस तरह से प्रिपेयर करना है, इसकी डिजाइन, यानी कि प्रोफोर्मा बताने होते हैं। कहाँ से ये प्रोफोर्मा इसलिए बताया जाता है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन सामने वाला जो देख रहा है, जो उसके बेसिस पे कोई निर्णय ले रहा है, वो इंफॉर्मेशन को आसानी से समझ पाए। और उसके बाद इन सारे सिस्टम में, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि लागत लेखांकन भी आ जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि वित्तीय लेखांकन भी आ जाएगा, और जितनी भी वित्तीय प्लानिंग, वित्तीय वित्त को लेकर जितनी भी चीजें हैं वो सारी मैनेजमेंट अकाउंटेंट के दायरे में आ जाएंगी। मतलब सीए भी आ जाएगा, सीएस भी आ जाएगा, कॉस्ट अकाउंटेंट भी आ जाएगा। उसके बाद अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स या लागत केंद्र रखे जाते हैं। किस चीज की प्रोडक्शन में कितना खर्चा हो रहा है, ये लागत केंद्रों में डिसाइड किया जाता है। इसके बाद निवेश केंद्र, हमेशा याद रखें हमारी जो इनकम होती है ना, उसमें से जब हम एक्सपेंडिचर को घटा देते हैं, बचती है हमारे पास सेविंग, और इसी सेविंग में से जाता है हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट। तो ये कंपनी कहाँ इन्वेस्टमेंट करी है, किनको पैसे दे रही है, क्या जहाँ वो निवेश कर रही है उसके लिए फायदेमंद है नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। उसके बाद है हमारा बजट, पिछले साल का बजट कैसा था, इस साल का बजट कैसा है, बजटरी कंट्रोल कैसे काम कर रहा है वो। टेक्निक क्या क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अलग अलग टेक्निक्स के बारे में भी यहाँ पे बात की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि जो भी स्टाफ काम कर रहा है उसको रिक्रूट करना, उसकी भर्ती करना, उसकी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण देना, ताकि वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट की टीम में ठीक से काम कर सके। ये सारा कुछ इंस्टॉलेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट पे आता है। इसी के साथ हमारा
ऑडिटिंग फॉर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है 2 लेक्चर्स में। और टारगेट गुरुकुल पे सारथी में आपके पास मेरे सारे बैचेस अवेलेबल हैं, बीकॉम 6 सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं एंड आप उन्हें 499 की प्राइस में खरीद सकते हैं और सारे लेक्चर्स सारे सब्जेक्ट के साथ अपडेटेड रह सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एवरीवन, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।